हेलो दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल एक नज़र जीके में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में लुसेंट बुक से जो है आज हम मध्यकालीन भारत इतिहास के विजयनगर साम्राज्य के टॉपिक को देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य जो कभी कभी एक आध दो प्रश्न पूछे जाते हैं और ख़ास तौर पर पूछे ही जाते हैं इधर, तो हम लोग को हर चीज़ पढ़ना है और इसी से शुरुआत करेंगे आज विजयनगर साम्राज्य से। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पर लगातार बने रहिए। ठीक है, अंत तक ज़रूर देखें और साथ ही साथ इससे आपको क्या होगा कि मतलब रिवीजन होते जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जीत का शहर। तो हम लोग इसे क्या याद रखेंगे कि इसका स्थापना कब हुआ है, कौन किया था, और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जीत का शहर। इतना हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना जो किया था विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त कर की थी। किससे? विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त करके किया था। ठीक है, विद्यारण्य संत याद रखिएगा। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना किया था। संगम के नाम पर हरिहर एवं बुक्का के अपने पिता संगम कौन थे? संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना किया था। ठीक है, एक फैक्ट यह हो गया। विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी, बहुत पूछता है कि हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर किस नदी पर थे? तो तुंगभद्रा नदी पर। खंडहर जो इसका था ना, तुंगभद्रा नदी पर था। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? तेलुगु थी। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा जो थी क्या थी? तेलुगु थी। हम्पी के भगवाना अवशेषों का कर्नल कॉलिन मैकेंजी ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी द्वारा प्रकाश में लाया गया था। तो हम्पी के भगवाना अवशेषों का कौन लाया था? कर्नल कॉलिन मैकेंजी, जो कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी थे। वही इसको क्या लाए थे? हम्पी को प्रकाश में लाए थे। ठीक है, अब कुछ कॉलम के शासक हैं, उसको देख लेते हैं। संगम वंश के प्रमुख शासक। ठीक है, तो हरिहर एवं बुक्का जो था उसका शासनकाल कब से कब तक? 1336 से 1356। 1336 से 1356 ठीक था। बुक्का प्रथम का 1356 से 1377। हरिहर द्वितीय का था 1377 से 404। देवराय प्रथम का था 1406 से 1422 और देवराय द्वितीय का था 1422 से 1446। मल्लिका अर्जुन का था 1446 से 1465 और विरूपाक्ष द्वितीय का था 1465 से 1485। ठीक है, तो हरिहर का कब था? 1336 से 1356। बुक्का प्रथम का था 1356 से 1377। हरिहर द्वितीय का था 1377 से 1404। देवराय प्रथम का था 1406 से 1422। देवराय द्वितीय का था 1422 से 1446। मल्लिका अर्जुन का था 1446 से 1465। विरूपाक्ष द्वितीय का था 1465 से 1485। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हरिहर एवं जो बुक्का थे पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। किसके सामंत थे? प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। कौन सा शासक था? काकतीय शासक था प्रताप रुद्रदेव, उसी के सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया है। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया है। सबसे पहला संगम वंश, उसके बाद सलूब वंश, उसके बाद तुलुब वंश, उसके बाद अराविडु वंश। सबसे पहले संगम वंश, इसका क्रम याद रखिएगा। संगम, सुलूब, तुलुब और अराविडु। संगम, सुलूब, तुलुब और अराविडु। ठीक है, बुक्का प्रथम ने जो है वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया था। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि कौन धारण किया था? बुक्का प्रथम ने। ठीक है, हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि क्या किया था? धारण किया था। महाराजाधिराज की उपाधि कौन धारण किया था? हरिहर द्वितीय ने। और वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण कौन किया था? बुक्का प्रथम। ब से वेद मार्ग और ब से बुक्का प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका कौन सा है? इटली का यात्री था कौन? निकोलो कोंटी। इटली का यात्री था निकोलो कोंटी। विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। इटली का यात्री कौन था? निकोलो कोंटी। विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था।
इसने दास प्रथा के बारे में जो है विस्तृत वर्णन किया है। किसके बारे में विस्तृत वर्णन किया है? तो याद रखिएगा, दास प्रथा के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। ठीक है, अब कुछ कॉलम वाला चीज़ है, उसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, कॉलम में है अष्टदिग्गज में शामिल कवि हैं। ठीक है, तो अल्लादी सेन अल्लादी अलसन्नी पेदन की रचना, अलसन्नी पेदन जो कवि थे, मनुचरितम एवं हरि कथासार का रचना किया था। नंदी तीम जो कवि थे, परिजात हरण का रचना किया था। भट्ट मूर्ति जो थे, नरसभु पालियम और हरिचंद्रन लोपाख्यानम का रचना किया था। धुरजति जो है आपका कलहस्ती महात्मय धुरजति जो था कलहस्ती महात्मय का रचना किया था। मल्लन जो था राजशेखर चरित्र का रचना किया था। अच्युत राज रामचंद्र जो है सकल कथा सार संग्रह एवं रामाभ्युदयम का रचना किया था। पिंगाली जो था आपका सूरत राघव पांडिय सूरत का रचना किया था। पिंगाली सूरत जो है राघव पांडिय का रचना किया था। तेनाली रामकृष्णन पांडुरंग महात्म्य तेनाली रामकृष्णन की रचना किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तेलुगु के 5 महाकाव्य थे कौन कौन? अमुक्तमाल्यद जो है कृष्णदेव राय रचनाकर हैं। मनु चरित्रम के कौन है? अलसन्नी पेदन है। बसु चरित्र के कौन है? भट्ट मूर्ति हैं। राघव पांडवी यमु का कौन है रचनाकर? पिंगली सूरत। अब पांडुरंग महात्म्य का रचना कौन है? तेलानी रामकृष्णन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सके। सिंचाई के लिए उसने हरिद्रा नदी पर भी बांध बनवाया था। 2 नदी पर, एक तुंगभद्रा नदी पर बनवाया था और दूसरा बनवाया था किस लिए? किस नदी पर? हरिद्रा नदी पर। दूसरा बनवाया था आपका हरिद्रा नदी पर। ठीक है, बांध बनवाया था। और देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी के तट पर बांध बनवाया था ताकि जल की कमी को दूर करने के लिए नगर में नहर ला सके। ठीक है, सिंचाई के लिए। नेक्स्ट देखते हैं आपका कौन सा है कि संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा जो हुआ था देवराय द्वितीय था। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? देवराय द्वितीय। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? देवराय द्वितीय था। इसे इमाडी देवराय भी कहा जाता है। देवराय द्वितीय को क्या कहा जाता है? इमाडी देवराय। फारसी राजदूत अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। अब्दुल रजाक जो था किसके शासनकाल में आया था विजयनगर? देवराय द्वितीय के शासनकाल में। इसके अनुसार विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन वेश्यालय की आय से दी जाती थी। तेलुगु कवि कौन था? श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे। तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे थे। ठीक है, फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था एवं उन्हें जागीर दी थी। किसके अनुसार? फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया एवं उन्हें जागीर दी थी। ठीक है, फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था एवं उन्हें क्या दिया था? जागीर दिया था। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जग बैठकर यानी हाथियों का शिकारी कहा गया है। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जग बैठकर यानी हाथियों का शिकारी कहा जा गया है। ठीक है, देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ में, किस ग्रंथ में? संस्कृत में लिखा था महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर क्या लिखा है? भाष्य लिखा है। ठीक है, मल्लिका अर्जुन को प्रौढ़ देवराय कहा जाता है। किसको? मल्लिका अर्जुन को जो है प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। सालुब नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालुब वंश की स्थापना किया था। सालुब नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालुब वंश की स्थापना किया था। कब से कब तक? 1485 से लेकर आपका 1506 ईस्वी तक। ठीक है, तुलुब वंश। अब देखते हैं तुलुब वंश। तुलुब वंश जो है 1505 से 1565 ईस्वी की स्थापना वीर नरसिंह ने किया था। तुलुब वंश का, ठीक है, वीर नरसिंह ने किया था। ठीक है, वीर नरसिंह ने।
और सालुब नरसिंह ने क्या किया था, सालुब वंश की स्थापना। और तुलुब वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने कब से कब तक, 1505 से लेकर 1565 ईस्वी तक। तुलुब वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। तुलुब वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। ठीक है, वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना था। कृष्णदेव राय कब शासक बना था, 8 अगस्त 1509 ईस्वी को। सालुब तिम्मा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली किस पुस्तक में बताया गया है, तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को भटकल में किला बनाने की अनुमति दी थी। कृष्णदेव राय ने जो है पुर्तगालियों को कहाँ पे किला बनाने की अनुमति दिया था, तो भटकल में किला बनाने की अनुमति दिया था। नेक्स्ट देखते हैं कि कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज जो है किसके दरबार में रहते थे, तो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में अलसन्निपेदन सर्वप्रमुख था, जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं का विद्वान था। कौन रहता था कृष्णदेव राय के शासनकाल में, अलसन्निपेदन। ठीक है, जो किस भाषाओं में, संस्कृत एवं तेलुगु, संस्कृत में और तेलुगु में दोनों भाषाओं का क्या था, विद्वान था। इसे तेलुगु कविता का क्या कहा जाता है, पितामह। तेलुगु कविता का क्या कहा जाता है, पितामह। वो आंध्र कविता का पितामह कहा जाता है। किसको, अलसन्निपेदन को। उसके शासनकाल में को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्या कहा जाता है, क्लासिक युग। तेलुगु साहित्य का क्या कहा जाता है, क्लासिक युग कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि किसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है, तो कृष्णदेव राय के शासनकाल को। ठीक है, कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्यद एवं संस्कृत में जाम्बवती, कल्याणम और उषा परिणय की रचना किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कृष्णदेव राय ने जो है तेलुगु में अमुक्त माल्यद एवं संस्कृत में जाम्बवती, कल्याणम और उषा परिणय की रचना किया था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में नंदिनागढ़ी लिपि का प्रयोग होता था। किस लिपि का, नंदिनागढ़ी लिपि का प्रयोग होता था। नागलपुर नामक नए नगर हजाराराम एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। नागलपुर नामक नया नगर हजाराराम एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का जो निर्माण है कृष्णदेव राय ने करवाया था। इसके अतिरिक्त कृष्णदेव राय ने चिदम्बरम मंदिर, अम्बारम में पार्वती का मंदिर एवं कांचीपुरम में वरदराज एवं एकम्बरनाथ मंदिर का भी निर्माण करवाया था। कौन कौन मंदिर का निर्माण करवाया था कृष्णदेव राय ने, तो नागलपुर नामक नया नगर बसाया था, हजाराराम का मंदिर बनवाया था, विट्ठल स्वामी का मंदिर भी बनवाया था। इसके अलावा कौन कौन बनवाया था, चिदम्बरम मंदिर, अम्बारम में पार्वती का मंदिर और कांचीपुरम में वरदराज एवं एकम्बरनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। कृष्णदेव राय की मृत्यु जो है 1529 ईस्वी में हुई थी। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण किया था। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि की उपाधि धारण किया था। तुलुब वंश का अंतिम शासक कौन था, सदाशिव था। तुलुब वंश का अंतिम शासक कौन था, सदाशिव था। ठीक है, राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था। राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का क्या हुआ, पतन हुआ। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। कौन कौन था, बीजापुर था, अहमदनगर था, गोलकुंडा था एवं बीदर था। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। कौन कर रहा था, अली आदिल शाह कर रहा था। ठीक है, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व कौन किया था, राम राय कर रहा था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व कौन कर रहा था, राम राय कर रहा था। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे।
तुंगभद्रा के दोआब और कृष्णा गोदावरी के कच्छार और मराठवाड़ा प्रदेश। मराठवाड़ा प्रदेश कौन कौन? तुंगभद्रा के दोआब में, कृष्णा गोदावरी के कच्छार में और मराठवाड़ा प्रदेश में। ठीक है। तालिकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से, किसके सहयोग से? तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ कर दिया। तालिकोटा युद्ध के बाद कौन? सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना क्या किया? प्रारंभ किया। विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडु वंश 1570 से लेकर 1672 ईस्वी की स्थापना तिरुमल ने किया था। अराविडु वंश की स्थापना कौन किया था? तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया था। अराविडु वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। अराविडु वंश का अंतिम शासक कौन था? रंग तृतीय था। अराविडु वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। ठीक है। अराविडु शासक बेकंट द्वितीय के शासनकाल में ही बोडियार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना किया था। अराविडु शासक ने बेकंट द्वितीय के शासनकाल में ही बोडियार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना किया था। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं विजयनगर की प्रशासनिक इकाई। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की जो है प्रशासनिक इकाई का क्रम घटते हुए इस प्रकार था। प्रांत को क्या कहते थे? मंडल। प्रांत को क्या कहते थे? मंडल। कोट्टम या बेलनाडु को जिला। कोट्टम या बलनाडु को जिला कहते थे। नाडु बेलग्राम, मेला ग्राम था, 50 ग्राम का समूह, और उर क्या था? ग्राम था। प्रांत को मंडल, प्रांत कोट्टम या बलनाडु, फिर नाडु, फिर उर। प्रांत को कहते थे मंडल, कोट्टम या बलनाडु को कहते थे जिला, नाडु को कहते थे मेला ग्राम और उर को कहते थे ग्राम। नाडु यानी मेला ग्राम कितने ग्राम का समूह था? तो 50 ग्राम का समूह था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भू सामंत थे। ये नायक जो होते थे क्या होते थे? भू सामंत, जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनके अधीनस्थ सेना के रख रखाव के लिए विशेष भूखंड दे देता था, जो क्या कहलाता था? अमरम कहलाता था। भूखंड जो दे देता था अमरम कहलाता था। ठीक है। और विजयनगर कालीन सेना नायकों को क्या कहा जाता था? नायक। विजयनगर कालीन सेना नायकों को क्या कहा जाता था? नायक। आयंगर व्यवस्था प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया था। इन ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। आयंगर व्यवस्था क्या था? कि प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इन ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। ठीक है। ये अवैतनिक होते थे। क्या होते थे? अवैतनिक, यानी वेतन नहीं मिलता था इनको। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त व कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। ठीक है। इनका पद अनुवांशिक होता था। इनका पद जो होता था क्या होता था? अनुवांशिक। वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था। वह इस पद को क्या रखता था? बेच या गिरवी रख सकता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाज़त के बगैर न तो बेची जा सकती थी और न ही दान में दी जा सकती थी। ठीक है। विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री, इसको ठीक से याद कीजिएगा। विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री निकोलो कोंटी जो था किस देश का था? इटली का। निकोलो कोंटी जो है आपका किस देश का था? तो इटली का था। 1420 ईस्वी में आया था और देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। निकोलो कोंटी इटली का यात्री था। 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। अब्दुल रज़ाक कहाँ का शासक था? फारस का शासक था, जो कि 1442 ईस्वी में देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। अब्दुल रज़ाक किसके शासनकाल में? देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है। नूनिज जो था पुर्तगाल का था। 1535 ईस्वी में अच्युत राय के शासनकाल में आया था। ठीक है। किसके शासनकाल में नूनिज आया था? अच्युत राज के शासनकाल में। डोमिंग पायस कहाँ का था? पुर्तगाल का था। 1515 ईस्वी में कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। ठीक है।
बारबोसा, बारबोसा कहाँ का शासक था? पुर्तगाल का। 1515 से 16 ईस्वी में आया था कृष्णदेव राय के शासनकाल में। तो देवराय प्रथम के शासनकाल में एक शासक कौन? निकोलो कोंटी। कब आया था? 1420 में। देवराय द्वितीय के शासनकाल में 1442 ईस्वी में कौन आया था? अब्दुल रजाक। ठीक है। नूनीज जो है आपका अच्युत राय के शासनकाल में कब आया था? 1535 ईस्वी में। और डोमिंग पायस जो था पुर्तगाल के यात्री था, जो कि कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। बारबोसा पुर्तगाल का यात्री था और कृष्णदेव राय के शासनकाल में। कृष्णदेव राय के शासनकाल में दो यात्री आया था, एक डोमिंगो पायस और एक बारबोसा। डोमिंगो पायस आया था 1515 ईस्वी में और बारबोसा आया था आपका 1515 से 16 ईस्वी में। ठीक है। नूनीज 1535 ईस्वी में आया था किसके शासनकाल में? अच्युत राय के शासनकाल में। देवराय द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था? अब्दुल रज्जाक। कहाँ का था? फारस का। और देवराय प्रथम के शासनकाल में 1420 ईस्वी में इटली का यात्री आया था, निकोलो कोंटी था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कर्णिक नामक आयंगर, ठीक है, कर्णिक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित दस्तावेज होते थे। कर्णिक नामक आयंगर के पास जो थे जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? लगान था। और भूराजस्व की दर उपज का 1/6वां भाग होता था। ठीक है। भूराजस्व की दर उपज का 1/6वां भाग था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विवाह कर वर एवं वधू दोनों से लिया जाता था। विवाह कर जो है वर से भी और वधू दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त थे। ठीक है। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से क्या थे? मुक्त थे। उबली ग्राम में यानी गांव में जो है विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति थी। उबली ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति थी उस उबली। रक्त कोड़गे था क्या? कि युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था। युद्ध काल में जो शौर्य का प्रदर्शन करता था ना, उसको क्या कहा जाता था? रक्त कोड़गे। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, कुटगी क्या था? ब्राह्मण, मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे, ऐसी भूमि को क्या कहा जाता था? कुटगी कहा जाता था। ऐसी भूमि को क्या कहा जाता था? कुटगी। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, क्या कहलाता था? कुदी कहलाते थे। क्या कहलाते थे? कुदी। युद्ध में वीरता दिखाने वाले पुरुषों के लिए गडपेंद्र नामक पैर में धारण करने वाले कड़े को सम्मान का प्रतीक माना जाता था। ठीक है। कृष्णदेव राय के दरबार में महिला अंगरक्षकों का वर्णन मिलता है। ठीक है। महिला अंगरक्षकों का वर्णन मिलता है। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था। विजयनगर का जो है सैन्य विभाग क्या कहलाता था? कदाचार। तथा इस विभाग का उच्च अधिकारी दंडनायक या सेनापति कहलाता था। ठीक है। टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। एक कौन है आपका? टकसाल। ठीक है। तो टकसाल विभाग को क्या कहा जाता था? जोरी खाना। याद रखिएगा, टकसाल विभाग को क्या कहा जाता था? जोरी खाना कहा जाता था। चेटियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वीर पंजाल कहा जाता था। ठीक है। चेटियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। ठीक है। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को क्या कहा जाता था? बड़वा। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को बस बग कहा जाता था। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, परंतु सती प्रथा विद्यमान थी। सती प्रथा स्वैच्छिक थी। बाल विवाह सामान्य प्रथा थी। बाल विवाह क्या थी? सामान्य प्रथा थी। ठीक है। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविकों के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। ठीक है। भूमि के लिए नियमित वेतन दिया जाता था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विजयनगर के मंदिर स्थापत्य की एक प्रमुख विशेषता कल्याण मंडप था। कौन था? कल्याण मंडप। विजयनगर के मंदिर स्थापत्य की एक प्रमुख विशेषता क्या था? कल्याण मंडप एवं 1000 स्तंभों वाले गोपुरम का निर्माण करवाया था। विजयनगर में के मंदिर स्थापत्य की एक प्रमुख विशेषता कौन था? कल्याण मंडप एवं 1000 स्तंभों वाले गोपुरम का निर्माण करवाया था।
कल्याण मंडप में देवता का विवाह समारोह मनाया जाता था। मंदिर के साथ देवता की पत्नी हेतु अम्मान मंदिर का भी निर्माण होता था। तिरुपति मंदिर में कृष्णदेवराय एवं उसकी पत्नी तिरुमल एवं चिंता देवी तथा बेकंठ प्रथम आदि की मूर्ति है। ठीक है, फिर से इसको देखिए कि विजयनगर के मंदिर जो है स्थापत्य की एक प्रमुख विशेषता कौन था? कल्याण मंडप और गोपुरम। ठीक है, कल्याण मंडप में देवता का विवाह मनाया जाता था और मंदिर के साथ देवता की पत्नी हेतु अम्मान मंदिर का भी निर्माण किया गया था, अम्मान मंदिर। ठीक है, तिरुपति मंदिर में जो है कृष्णदेव राय एवं उसकी पत्नी, किसका? कृष्णदेव राय एवं उसकी पत्नी तिरुमल, चिंता देवी तथा बेकंठ प्रथम आदि की मूर्ति है। ठीक है, महानवमी का त्यौहार विजयनगर का प्रमुख राज्योत्सव, महानवमी का त्यौहार विजयनगर का प्रमुख राज्योत्सव था। यह उत्सव देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए महानवमी का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, विजयनगर काल की कन्नड़ कृतियों में, विजयनगर काल की कन्नड़ कृतियों में भीमक द्वारा रचित वासा पुराण अत्यंत प्रसिद्ध लिंगायत धर्म ग्रंथ है। विजयनगर काल की कन्नड़ कृतियों में भीमक द्वारा रचित वासा पुराण अत्यंत प्रसिद्ध लिंगायत धर्म ग्रंथ है। मधुरा विजयम बुक्का प्रथम के पुत्र कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी की रचना है। मधुरा विजयम में किसकी रचना है? बुक्का प्रथम के पुत्र कुमार कंपन की पत्नी थी, बुक्का प्रथम के पुत्र कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी की रचना है। ठीक है, कृष्णदेव राय और राम राय एक अच्छे संगीतज्ञ थे। कृष्णदेव राय और राम राय एक अच्छे संगीतज्ञ थे। लक्ष्मी नारायण कृष्णदेव राय का दरबारी संगीतकार था। लक्ष्मी नारायण किसका दरबारी संगीतकार था? कृष्णदेव राय का। उसने संगीत सूर्योदय नामक पुस्तक की रचना किया है। संगीत सूर्योदय नामक पुस्तक की रचना कौन किया था? लक्ष्मी नारायण ने किया था। ठीक है, संत विद्यारण ने संगीत ग्रंथ संगीत सार की रचना किया है। कौन? संत विद्यारण ने। ठीक है, इसी के सहायता से क्या हुआ था? आशीर्वाद लेकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था। ठीक है, बीना विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय संगीतवाद था। विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय संगीतवाद कौन था? बीना। ठीक है, विजयनगर की चित्रकला लिपाक्षी कला के नाम से जानी जाती थी। विजयनगर का जो चित्रकला था लिपाक्षी कला के नाम से जाना जाता था। इस चित्रकला के विषय रामायण एवं महाभारत से लिए गए हैं। इस चित्रकला का जो विषय है रामायण एवं महाभारत से लिए गए हैं। विजयनगर में नृत्य और संगीत को मिलाकर एक शैली विकसित हुई जो यक्षिणी शैली। नृत्य और संगीत को मिलाकर एक शैली का विकास किया गया जिसको यक्षिणी शैली कहा जाता है। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का बराह था। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का कौन था? स्वर्ण का बराह। सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का कौन था? स्वर्ण का बराह था। ठीक है, इसका वजन जो था 52 ग्रेन था। इसका वजन कितना था? 52 ग्रेन था, जिसे विदेशी यात्रियों ने हून, परदास, पगोड़ा के रूप में उल्लेखित किया। हून, परदास और पगोड़ा, हून, परदास और पगोड़ा के रूप में उल्लेखित किया है। सोने के छोटे सिक्के को प्रताप या फनम कहा जाता था। प्रताप जो था कितना? 26 ग्रेन का था और वही पगोड़ा जो था 52 ग्रेन का था। ठीक है, स्वर्ण का बराह जो था 52 ग्रेन का था। नेक्स्ट देखते हैं 26 ग्रेन का क्या सिक्का को क्या कहा जाता था? फनम। ठीक है, प्रताप 26 ग्रेन का तथा फनम 5.5 ग्रेन का होता था। फनम कितना ग्रेन का होता था? 5.5 ग्रेन का, और प्रताप 26 ग्रेन का। चांदी के छोटे सिक्के को तार कहा जाता था। चांदी के छोटे सिक्कों को क्या कहा जाता था? तार कहा जाता था। विजयनगर के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में क्रूजेडो यानी पुर्तगाली, दिनार, फारसी, फ्लोरिन और डुकेट इटली मुद्राएं प्रचलित थे। विजयनगर के पश्चिम तटीय क्षेत्रों में क्रूजेडो पुर्तगाली का था, दिनार फारसी था, फ्लोरिन और डुकेट इटली मुद्राएं प्रचलित थी। ठीक, बहमनी राज्य अब देखते हैं। विजयनगर आपका समाप्त हुआ। बहमनी देखते हैं। बहमनी राज्य मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना किया था। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। किसको? गुलबर्गा को राजधानी बनाया था। ठीक है, इसकी राजभाषा क्या थी? मराठी। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? मराठी थी। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर में बांटा था। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांत में गुलबर्गा में,
दौलताबाद में, बरार में एवं बीदर में बांटा था। ठीक है, इसकी मृत्यु जो है 1358 ईस्वी में 11 फरवरी 1358 में हो गई थी। बहमन शाह, अलाउद्दीन बहमन शाह या हसन गंगू इसको कह सकते हैं, इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 ईस्वी को हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना था। कौन बना था? मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना था। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग यानी बुक्का के विरुद्ध, ठीक है, बारूद का प्रयोग किया गया था। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया गया था। किसके शासनकाल में? मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना था, उसी के शासनकाल में बारूद का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। भीमा नदी के तट पर, किस नदी के तट पर? भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताज उद्दीन फिरोज ने किया था। फिरोजाबाद की स्थापना कौन किया था? ताज उद्दीन फिरोज ने किया था। किस नदी के तट पर? भीमा नदी के तट पर। फिरोज खगोलकी को प्रोत्साहन देता था और उसने दौलताबाद के पास एक वेधशाला बनवाई थी। ठीक है, वेधशाला। फरिश्ता के अनुसार फिरोज फारसी, अरबी और तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का भी ज्ञाता था। किस तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का भी ज्ञाता था। ठीक है, फिरोज शाह बहमनी का सबसे बड़ा कार्य प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को सम्मिलित करना था। ठीक है, फिरोज शाह बहमनी का सबसे बड़ा कार्य प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को सम्मिलित करना था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि चौल और दभोल इसके समय के प्रमुख बंदरगाह थे। चौल और दभोल इसके समय के प्रमुख बंदरगाह थे, चौल और दभोल। अब कुछ कॉलम में है उसको देखते हैं। दौलताबाद का विशेष चिन्ह क्या था? मसनद ए अली। ठीक है, बरार का मजलिस ए अली, बिदर का अजाम ए हुमायूं और गुलबर्गा का मलिक नायब। गुलबर्गा का कौन था? मलिक नायब था। कुछ यहाँ का बहमनी का प्रमुख शासक था उसको देखते हैं। पहला कौन था? मोहम्मद शाह प्रथम। मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से लेकर के 1375 ईस्वी तक। अलाउद्दीन मुजाहिद शाह 1375 से 78 तक। दाऊद प्रथम 1378 ईस्वी में बना था। दाऊद प्रथम 1378 ईस्वी में। मोहम्मद शाह द्वितीय जो था 1378 से 1397 ईस्वी में। ताज उद्दीन फिरोज 1397 से 1422 ईस्वी में। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम 1422 से 1436 ईस्वी में। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय 1436 से 1458 में। शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय 1463 से 1482 ईस्वी में। शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय का शासन काल था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित किया था। कौन? शिहाबुद्दीन। ठीक है, शिहाबुद्दीन जो था अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित किया था। इसने बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा। बीदर का नया नाम भी रखा था क्या? मोहम्मदाबाद। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहाँ की उपाधि महमूद गवां, कौन था? महमूद गवां। ख्वाजा जहाँ की उपाधि कौन धारण किया था? महमूद गवां, यानी कहाँ का था? ईरानी का, को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहाँ की उपाधि से महमूद गवां को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। मोहम्मद तृतीय के आदेश पर 1482 ईस्वी में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवां को क्या दिया गया? फांसी दे दी गई। महमूद गवां ने बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना कराई। इसका भवन 3 मंजिला था। इसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे। उन्हें भोजन और कपड़ा भी राज्य की ओर से मुफ्त दिया जाता था। रियाजुल इंसा नाम से महमूद गवां के पत्रों का संग्रह किया गया। रियाजुल इंसा नाम से महमूद गवां के पत्रों का क्या किया गया? संग्रह किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। 1470 ईस्वी में रूसी यात्री निकितिन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया था। निकितिन कब आया था? 1470 ईस्वी में। रूस का था। ठीक है, बीदर की यात्रा पर आया था, बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया था। इस समय बहमनी राज्य पर मोहम्मद तृतीय का शासन था। किसका शासन था? मोहम्मद तृतीय का शासन था।
नेक्स्ट देखते हैं आपका कौन सा है कि बीजापुर गुलबर्गा तराफ में शामिल था। बीजापुर गुलबर्गा तराफ सबसे महत्वपूर्ण में शामिल था। बीजापुर गुलबर्गा तराफ में शामिल था। कलीम उल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। कलीम उल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? कलीम उल्लाह। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया। इन स्वतंत्र राज्यों से संबंधित विवरण इस प्रकार हैं। बीजापुर वंश कौन थे? आदिल शाही वंश। आदिल शाही, इसका संस्थापक कौन था बीजापुर का? यूसुफ आदिल शाह, और स्थापना किया था 1489 ईस्वी में। बीजापुर का संस्थापक कौन था? यूसुफ आदिल शाह, आदिल शाही वंश से थे। अहमदनगर निजाम शाही वंश से थे। अहमदनगर निजाम शाही वंश। मलिक अहमद ने इसका स्थापना किया था 1490 ईस्वी में। 1490 ईस्वी में। बरार इमाद शाही वंश, और फतेह उल्लाह इमाद शाह ने किया था 1490 ईस्वी में किया था। गोलकुंडा का कुतुब शाही, कुली कुतुब शाह ने इसका शासन किया था, संस्थापक था, और 1512 ईस्वी में गोलकुंडा का स्थापना किया गया था। बीदर का अमीर अली बरीद 1526 ईस्वी में किया था। बीजापुर का संस्थापक कौन था? यूसुफ आदिल शाह। अहमदनगर का था मलिक अहमद, बरार का था फतेह उल्लाह इमाद शाह, और गोलकुंडा का था कुली कुतुब शाह, और बीदर का था अमीर अली बरीद। ठीक है, अब देखते हैं इसका स्थापना कब हुआ था। बीजापुर का स्थापना 1489 ईस्वी में, अहमदनगर का स्थापना 1490 ईस्वी में, बरार का स्थापना 1490 ईस्वी में, गोलकुंडा का 1512 ईस्वी में, और बीदर का था 1526 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि मोहम्मद प्रथम के मंत्री थे सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में बांटा और 8 मंत्रियों को नियुक्त किया जो इस प्रकार थे। दिल्ली के मलिक नायब के समान थे कौन? वकील ए सल्तनत। दिल्ली के मलिक नायब के समान थे वकील ए सल्तनत। मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण यानी वकील को छोड़कर वकील ए कुल। अर्थ विभाग का अध्यक्ष अमीर ए जुमला। विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन वजीर ए अशरफ करता था। वह अर्थ विभाग से संबंधित था नाजिर। वकील ए सल्तनत का सहायक था पेशवा। नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी था कोतवाल। न्याय विभाग एवं धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष कौन था? सदरे जहां। ठीक है, सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था जिसे साख एक खेल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? साख एक खेल। यह 4 भागों या नौबत में विभाजित था जिसके मुख्य अधिकारी सर ए नौबत होता था। कौन होता था? सर ए नौबत। बीजापुर के शासक अली आदिल शाह को सूफी कहते थे। बीजापुर के शासक कौन थे? अली आदिल शाह को क्या कहते थे? सूफी। अकबर से पहले उसने अपने दरबार में कैथोलिक मिशनरियों को बुलाया था। किसको बुलवाया था? कैथोलिक मिशनरियों को। कौन बुलवाया था? यूसुफ आदिल शाह ने। उसने अपने पुस्तकालय का अध्यक्ष प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान बामन पंडित को बनाया था। बामन पंडित को पुस्तकालय का अध्यक्ष बनवाया था। किसको? संस्कृत का विद्वान बामन पंडित को बनाया था। कौन? यूसुफ आदिल शाह ने। उसके उत्तराधिकारियों ने संस्कृत एवं मराठी भाषा को प्रश्रय देना जारी रखा था। नेक्स्ट देखते हैं कि इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को अबला बाबा एवं गरीबों का दोस्त कहा जाता है। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को अबला बाबा गरीबों का दोस्त कहा जाता है। उसने किताब ए नौरंस नाम की एक पुस्तक की रचना की जिसमें गीतों को विभिन्न रागों में बांधकर प्रस्तुत किया था। उसने नौरसपुर नाम से एक नई राजधानी बनवाई थी। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने नौरसपुर नाम से एक नई राजधानी बनाई थी। उनको अबला बाबा या गरीबों का दोस्त कहा जाता है। किताब ए नौरंस नाम की एक पुस्तक की क्या किया था? रचना किया था। अपने व्यापक दृष्टिकोण के कारण यह जगत गुरु कहलाता था। कौन? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय।
उसने विठोबा की उपासना के केंद्र पंढरपुर को भी अनुदान दिए थे, पंढरपुर को अनुदान दिए थे। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 से 92 ईस्वी में हैदराबाद के बीच में 4 मीनार बनवाई थी। कौन? कुली कुतुब शाह ने। इसमें चारों दिशाओं में 4 ऊंचे मेहराब और जो चौमंजिली और जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई 48 मीटर है। हैदराबाद शहर को कुली कुतुब शाह ने बसाया था। हैदराबाद शहर को कौन बसाया था? कुली कुतुब शाह ने बसाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका कौन सा है। कुली कुतुब शाह ने इब्राहिम रौजा, कौन था? इब्राहिम रौजा एवं गोल गुंबज बीजापुरी इमारतों में सबसे प्रसिद्ध है। इब्राहिम रजा इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा है। इब्राहिम रौजा में इब्राहिम आदिल शाह का क्या है? मकबरा है। इब्राहिम रौजा में इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका कौन सा है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 1680 में बनाए गए गोल गुंबद का इतना विशाल है, गोल गुंबद इतना विशाल है कि जितना कि विशाल एक गुंबद कभी नहीं बनवाया गया। 1680 में जो बनाए गए गोल गुंबद का इतना विशाल है जितना विशाल एकल गुंबद कभी नहीं बनवाया गया। इसके सभी अनुपात संगतिपूर्ण है। चारों कोनों पर बनी ऊंची और गोलाकार मीनारें इसकी छवि को एक संतुलन प्रदान करती है। कहा जाता है कि मुख्य कक्ष के एक ओर से फुसफुसाहट की आवाज़ जाए तो उसे दूसरे छोर पर भी सुना जा सकता है। कौन? 1680 ईस्वी में बनवाया था गोल गुंबज ने, जितना विशाल उस समय कभी नहीं बनवाया गया था। इसके सभी अनुपात संगति पूर्ण है। चारों कोनों पर बनी ऊंची और गोलाकार मीनार इसकी छवि को एक संतुलन प्रदान करती है। कहा जाता है कि मुख्य कक्ष के एक ओर फुसफुसाहट की आवाज़ जाए तो उसे दूसरी छोर पर भी सुना जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य क्या हुआ? इंड हुआ। ठीक है, आप लोग इसको एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि भाई वीडियो जो बनता है और इसको निमोनिक्स लगाने में थोड़ा सा तो टाइम लगता है। और वीडियो को आप लोग जितना से जितना ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और वीडियो पर लगातार बने रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।